हेलो नमस्ते मोस्ट वेलकम आप सभी का। उम्मीद है सब लोग बिल्कुल बढ़िया होंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और इस वाले सेशन में बच्चे हम रेलवे के लिए अपना जीएस तैयार कर रहे हैं। देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। देखो ये कहता है बच्चे क्या सुल्तान जौहर कप आपको किस खेल से संबंधित है। पहली बात, इसकी स्थापना कब हुई है। ये स्थापना हुई है बच्चे 2011 में और इसका 12वां संस्करण हुआ है आपका अक्टूबर 2024 में। और ये बच्चे किससे जुड़ा हुआ है, ये हॉकी से जुड़ा हुआ है। इसमें कौन गोल्ड जीत गया था 2024 में, ऑस्ट्रेलिया। याद रखोगे, ऑस्ट्रेलिया नहीं, इसमें जीता था बच्चे ब्रिटेन, ये बात ध्यान रखना। और अगर आप देखोगे ऑस्ट्रेलिया इसमें सिल्वर जीत कर गई थी और भारत ने इसमें क्या जीता था बच्चे, ब्रॉन्ज जीता था। ऐसे भी आप ध्यान रखोगे। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा हॉकी। और बच्चे हॉकी में कितने कितने खिलाड़ी होते हैं, ये होते हैं बच्चे 11 खिलाड़ी। ये भी चीज आप ध्यान रखोगे। क्लियर है, समझ गए। और हॉकी का जो ग्राउंड है वो आपको 91.4 मीटर तो ये आपको लंबा मिलेगा और 55 मीटर ये चौड़ा मिलेगा। ओके बच्चे, क्लियर हो जाएगा। आ जाओ। बोलते हैं निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य आपको गोवा से संबंधित नहीं है। ठीक है, लास्ट में मना कर गया है भाई। ठीक, तो ये धनगर तो है, दशावतार भी है, देखनी भी है बच्चे। फुगड़ी भी मिल जाएगा आपको गोवा से और घोड़ो मोदनी भी देखने को मिल जाएगा। कौन सा, घोड़ो मोदनी, ये भी देखने को मिल जाएगा। लेकिन घुमुरा नहीं है। घुमुरा कहां पर होता है, ये तो उड़ीसा के अंदर होता है। ये कहां है बच्चे, ये तो उड़ीसा में है। ओके, आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलते हैं निम्नलिखित में से किस भवन वस्तुकला का उपयोग मुख्यतः बौद्ध भिक्षुओं के आवासीय उद्देश्य के लिए किया गया था। स्तूप, चैत्य, स्तंभ या फिर विहार। जरा बताओ इसमें से क्या लगाओगे बच्चे। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, बौद्ध भिक्षुओं के आवास के उद्देश्य से क्या बनाए गए थे, विहार। ध्यान रखोगे बच्चे, क्या हो जाएगा, विहार इज द राइट आंसर। ऐसे भी आप ध्यान रखोगे। अच्छा, अगर मैं आपसे बोलूं बच्चे स्तूप भी किससे जुड़ा हुआ है, स्तूप हो गया, मठ हो गया, विहार हो गया, ये किस धर्म से जुड़े हुए हैं बच्चे, ये बौद्ध धर्म से जुड़े हुए हैं। ओके भाई, बौद्ध धर्म से जुड़े हुए हैं। ये भी चीज आप ध्यान रखोगे। आ जाओ नेक्स्ट पर भाई। बोलते हैं विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2024 में भारत की रैंक क्या लगती है आपको। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स के बारे में हमसे बोला है बच्चे। ये जो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स है 2024 में भारत कितनेवें नंबर पर, 126। टॉप पर कौन बच्चे, फिनलैंड। समझ गए आप लोग, फिनलैंड कितने पर रहा बच्चे, वो टॉप पर रहा। ओके भाई, अब फिनलैंड उस समय पर 7वीं बार रहा था। लेकिन अगर हम देखेंगे 2025 की जो आई है ये 147 देशों पर आई है और 147वें नंबर पर अफगानिस्तान है सबसे पीछे। ठीक है बच्चे, 23वें नंबर पर कौन है, यूनाइटेड किंगडम। उसके बाद अगर आप देखोगे 24वें नंबर पर कौन मिलेगा बच्चे, वो मिलेगा यूएसए। ये भी आप ध्यान रखना, यूएसए अब तक की सबसे बेकार रैंकिंग में मिलेगा आपको। और अगर आप देखोगे भारत, यूएस की वो सबसे खराब है अब तक की रैंकिंग, वरना उससे नीचे कभी यूएस गया नहीं था, ये यहां तक भी नहीं आया था। ओके बच्चे, इससे ऊपर ही रहता था हमेशा। और भारत की कितने पर है, 118 पर मिलेगी आपको। पाकिस्तान, पाकिस्तान वाले हम थोड़ा सा ज्यादा खुश हैं। ओके, वो कितने पर है, 109 पे है। ओके बच्चे, और चीन वाले जो है ये 68 पर है और जो नेपाल वाले है ये 92 पर है। ये भी आप ध्यान रखोगे। ठीक है भाई, और 8वीं बार फिर से टॉप पर कौन आ गया, फिनलैंड। याद रखोगे 2025 में भी। और इसके बाद कौन सा, डेनमार्क है। ये भी आप ध्यान रखोगे भाई। क्लियर हो जाएगा। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये वाले। पिछली बार ये 143 देशों पर आई थी, वहां पर भी अफगानिस्तान था सबसे नीचे। ये भी आप ध्यान रखोगे 143 पर। तो अफगान वाले सोचते होंगे यार रैंकिंग चाहे 150 पे आओ चाहे 120 पे हमारा तो वही रहना लास्ट वाला। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पर। वो तो अपनी रैंकिंग नीचे से चेक करते हो, कहते हो भाई नीचे से चेक करो, नीचे से कितने नंबर पे है। अक्टूबर 2024 का स्थिति के अनुसार 2.10 लाख करोड़ का अधिकतम जीएसटी संग्रह कब दर्ज किया गया। बच्चे देख रहे हो, 2.10 लाख करोड़ का जीएसटी वो आया था अप्रैल 2024 में। समझ गए आप लोग। तो ये क्या था बच्चे, रिकॉर्ड तोड़ था। ये बात आप ध्यान रखोगे उस समय। अगर हम देखेंगे बच्चे जीएसटी बच्चे कितने प्रकार के हैं, इसके प्रकार आपको मिलेंगे 4। जैसे कि बच्चे कैसे, जीएसटी की फुल फॉर्म क्या है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ओके, जैसे आपको मिलता है सीजीएसटी, याद रखोगे सेंट्रल जीएसटी हो जाएगा बच्चे। एसजीएसटी स्टेट जीएसटी हो जाएगा बच्चे, है ना। यूटी जीएसटी केंद्र शासित प्रदेश जीएसटी हो जाएगा, है ना भाई। आईजीएसटी यानी कि इंटीग्रेटेड जीएसटी हो जाएगा। जीएसटी में स्लेब कितनी होती है, 5 होती है। 0 होती है, 5 होती है, 12 होती है, 18 होती है, 28 होती है।
अधिकतम 28 होती है बच्चे, ऐसे भी आप ध्यान रखोगे। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये वाले बच्चे, बिल्कुल ठीक ऐसे। अगर हम यूं कहने लगे बच्चे, जीएसटी 1 जुलाई 2017 को भारत में लागू हुआ था, ये बात ध्यान रखना। कौन सा अधिनियम है, इसे कानूनी रूप जो दिया गया था 101वां संविधान संशोधन 2016 से दिया गया था। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये वाले बच्चे, बिल्कुल ठीक है, क्लियर हो जाएगा। इससे दिया गया था कानूनी रूप और 1 जुलाई 2017 को लागू कर दिया गया। भारत में बच्चे जीएसटी का जनक किसको कहा जाता है, अटल बिहारी वाजपेयी जी को कहा जाता है, ये भी चीज आप ध्यान रखोगे। किसको बच्चे, अटल बिहारी वाजपेयी जी को भारत के अंदर। और भारत 161वां देश है जीएसटी लागू करने वाला। हमारा जीएसटी कनाडा मॉडल पर आधारित है। और कनाडा में बच्चे कब जीएसटी लागू हुआ था, 1991 में। और बच्चे रूस में भी कब हुआ है, 1991 में ही लागू हुआ है। अच्छा, अगर हम देखें पहला कौन सा था, 1954 में इसको लागू करने वाला फ्रांस, ये भी चीज ध्यान रखोगे। अब तक 175 देशों ने अपने यहां पर जीएसटी लागू किया है। जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है, ठीक है बच्चे, कैसा है, अप्रत्यक्ष कर आपको देखने को मिलेगा, इनडायरेक्ट टैक्स है। अदिति मंगलदास के शास्त्रीय भारतीय नृत्य रूप में एक प्रमुख नृत्यांगना और कोरियोग्राफर है, ठीक है। तो आपको क्या लगता है, कथक से जुड़ी है। और इन्होंने कथक की शिक्षा किससे ली, बिरजू महाराज से, याद रखोगे बच्चे। और बिरजू महाराज के साथ साथ किससे इन्होंने शिक्षा ली है बच्चे, बिरजू महाराज के साथ साथ वो ली है कुमुदनी लाखिया से, याद रखोगे, कुमुदनी लाखिया। अगर आप देखोगे कुमुदनी लाखिया को 2025 में पद्मा विभूषण मिला है बच्चे, क्या मिला है, पद्मा विभूषण। और बिरजू महाराज को 1986 में मिल गया था पद्मा विभूषण, ये भी आप ध्यान रखोगे। कुमुदनी लाखिया गुजरात की रहने वाली है बच्चे, कहां की रहने वाली है, गुजरात की रहने वाली है, ठीक है। अच्छा, अगर हम कृति सेनन का संबंध देखेंगे तो उनका संबंध भी किससे है, उनका संबंध भी इसी नृत्य से, कथक से, ठीक है भाई। दमयंती जोशी का देखेंगे तो उनका भी, दमयंती जोशी बच्चे साड़ी में कथक करने वाली पहली महिला हो जाती हैं। और ये यूपी का शास्त्रीय नृत्य है। कथक बच्चे जो अपने पीक पर पहुंचा था वो वाजिद अली शाह के समय पर पहुंचा था। वाजिद अली शाह अवध के अंतिम नवाब थे, ध्यान रखोगे 1847 से 1856 के बीच में थे वो अवध के अंतिम नवाब, उस समय पर पहुंचा था ये, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट पर। किस सम्राट ने कलिंग युद्ध के पश्चात युद्ध का त्याग कर दिया, बच्चे ये कौन है, सम्राट अशोक है। ऐसा था, सम्राट अशोक कब गद्दी पे बैठा, ये बैठा था बच्चे 269 बीसी, 0 से इतने साल पहले की बात है, ठीक है भाई। और फिर इसने युद्ध कब लड़ा है, 261 बीसी में, क्लियर हो जाएगा, इसने युद्ध लड़ा है। और बच्चे ये कलिंग का युद्ध जो लड़ा, यहां पर बहुत सारी हत्याएं हुई थी इस युद्ध में, तो इसने बच्चे युद्ध की नीति को अपना, ध्यान रखोगे, यहां पर त्याग दिया था। अच्छा भाई, और अशोक महान की अगर हम बात करें बच्चे, ऐसा बोला जाता है कि अपने 99 भाइयों की हत्या करके, ठीक है बच्चे, इनकी हत्या करके गद्दी पर बैठा था। अच्छा, ये शासक बनने से पहले कहां का है ना भाई, कहां का राज्यपाल था बच्चे, ये था उज्जैन का, ये भी चीज आप ध्यान रखोगे, है ना, कहां का था बच्चे, उज्जैन का राज्यपाल था। इसको उज्जैन से तक्षशिला भी भेजा गया था, किसके लिए बच्चे, 2 बार भेजा गया था, वहां पर विद्रोह को शांत करने के लिए इसके पिता ने भेजा था, ये भी चीज आप ध्यान रखोगे, ठीक है भाई। अच्छा, इसके जो बच्चे ज्यादातर आपको शिलालेख मिलते हैं वो कितने हैं, 33, ठीक है। और ज्यादातर आपको जो मिलते हैं वो प्राकृत भाषा में देखने को मिलते हैं, प्राकृत भाषा में। और ज्यादातर लिपि किसमें मिलेगी उसकी बच्चे, लिपि है ब्रह्मी, ये भी चीज आप ध्यान रखोगे, ब्रह्मी लिपि में ज्यादा मिलते हैं। कितने हैं बच्चे, 33 टोटल है इसके शिलालेख। अच्छा, 33 तो इसके शिलालेख है। और अगर आपसे पूछूं मुख्य शिलालेख कितने हैं, 33 में से 14, स्तंभ वाले कितने हैं, 7, याद रखोगे। सबसे पहले इसके दिल्ली के शिलालेख के बारे में पता लगाया था टैलीफेथर ने 1750 में, और 1837 में सबसे पहले पढ़ा किसने था, जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था, ठीक है भाई। आ जाओ नेक्स्ट पर। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य है राज्य के किस प्रकार के दिशा निर्देश प्रदान करना है, जरा बताओ। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सामाजिक और आर्थिक। तो हमारा राइट आंसर क्या है बच्चे, सामाजिक और आर्थिक, है ना भाई, इस बारे में बात कर रहा है। और अगर हम देखेंगे डीपीएसपी हमारे किस में आ जाते हैं बच्चे, भाग 4 में आ जाते हैं। कहां से लिए हैं, आयरलैंड से लिए हैं। आयरलैंड के किस संविधान से लिए बच्चे, आयरिश संविधान से लिए हैं, है ना भाई, ध्यान रखोगे, किससे, ये आयरिश संविधान से लिए हैं, ये भी चीज ध्यान रखना। और आयरिश संविधान, आयरलैंड का जो संविधान है उसको आयरिश संविधान बोलते हैं, ठीक है भाई। स्पेन से लिए है आयरलैंड ने खुद, ये भी आप ध्यान रखो। ये किसको बच्चे, ये आर्टिकल किसमें है, 36 से 51, किसको मिले हुए रहते हैं, राज्य को। क्या आप इसको कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं, नहीं। हाई कोर्ट में कर लीजिए, नहीं।
हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, आप कहीं इसको चैलेंज नहीं कर सकते, राज्यों को मिले हुए, अगर वो लगाना चाहेंगे लगाएंगे, ना लगाएंगे ना। तो अच्छा, अगर हम देखें इसमें से गांधीवादी आर्टिकल कौन से हैं जरा बताना बच्चे। सर जी गांधीवादी आर्टिकल है 40, 43, 43 बी, ओके। और इसमें से कौन सा मिलेगा बच्चे, और इसमें से कौन सा मिलेगा बच्चे, 46, 47, 48। ओके भाई, ये हो जाएंगे आपको। ओके बच्चे, आ जाओ नेक्स्ट पर, गांधीवादी आर्टिकल। सारंगी को एकल शास्त्रीय वाद्य यंत्र के रूप में लोकप्रिय बनाने का श्रेय किस हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीतकार को जाता है बच्चे। देखो पंडित रविशंकर जो है ये तो सितार मैस्ट्रो बोले जाते हैं। क्या बच्चे, सितार मैस्ट्रो। शिव कुमार शर्मा जी संतूर के लिए जाने जाते हैं। पंडित ज्ञान प्रकाश घोष जी तबला और हारमोनियम के लिए जाने जाते हैं, है ना बच्चे। अब जरा बताओ बच्चे कौन हमारा राइट आंसर, पंडित राम नारायण इज द राइट आंसर। ओके बच्चे, ये किसके लिए, सारंगी को। ये कहां से बिलोंग करते थे, राजस्थान से। ओके बच्चे, आ जाओ नेक्स्ट पर। खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 का समापन देखो बच्चे, जो ये सबसे पहले हुए थे 2018 में, वो दिल्ली में हुए थे। ओके, फिर 2019 में ये पुणे के अंदर हुए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं भाई। 2020 में कोविड से पहले ही हो गए थे ये गुवाहाटी में, ओके बच्चे, असम के अंदर। और फिर ये 2021 वाले 2022 में करवाए गए, समझ गए बच्चे। 2021 वाले जो हुए हैं ना, वो 2022 में करवाए गए हैं, याद रखना, ठीक है भाई। तो वीए कहां पर हुए हैं, ये हुए हैं हरियाणा के पंचकुला में बच्चे, हरियाणा के पंचकुला में हुए हैं। और फिर 2022 वाले 2022 के नाम से 2023 में हुए हैं, ये हुए हैं बच्चे मध्य प्रदेश के 8 शहरों में, और उनका समापन भोपाल में हुआ था। तो ये वाले हैं, इनको हम नाम से किससे जानेंगे, 2022 के नाम से। लेकिन हुए कब है ये, 2023 में हुए हैं, जनवरी फरवरी में। ओके बच्चे, मध्य प्रदेश के 8 शहरों में, समापन हुआ था भोपाल में, ठीक है भाई। इसका शुभांकर क्या था, आशा और मोगली था, याद रखोगे क्या था, आशा और मोगली, ये भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। अच्छा, जब इसके बाद हुए 2023 वाले 2024 में, तो ये कहां पर हुए बच्चे, ये हुए तमिलनाडु के 4 शहरों में, है ना भाई, तमिलनाडु के 4 शहरों में। और ये हुए थे 19 से 31 जनवरी 2024 में, तमिलनाडु के 4 शहरों में। टॉप पर कौन रहा इसमें बच्चे, महाराष्ट्र रहा था, है ना, 57 गोल्ड मेडल के साथ 158 पदक लाके महाराष्ट्र टॉप पर, दूसरे पर तमिलनाडु, तीसरे पर हरियाणा, ठीक है भाई। ऐसे आप ध्यान रखोगे। बोलते हैं आगरा का किला निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट द्वारा बनवाया गया है। तो बच्चे अकबर के द्वारा बनवाया गया है। किसका बना हुआ है, लाल बलुआ पत्थर का बना हुआ है ना भाई, लाल बलुआ पत्थर का ये बना है, ऐसे भी आप ध्यान रखोगे, लाल बलुआ पत्थर का ये बना है, ठीक है। और बच्चे ये अकबर ने, है ना भाई, अकबर का जो टाइम पीरियड है अगर हम देखें, ये क्या है बच्चे, 1556 से लेकर 1605 के बीच में आपको देखने को मिल जाएगा, ये हो जाएगा। और बच्चे अकबर ने, ध्यान रखना, अकबर की राजधानी आगरा, ठीक है। फिर उसने अपनी राजधानी चेंज करी, कौन सी बनाई, फतेहपुर सीकरी, नया शहर बसाया आगरा के पास, और वो उसकी राजधानी रही 1571 से 1585। कौन सी, फतेहपुर सीकरी। ये भी चीज आप ध्यान रखोगे बच्चे, ठीक है। फतेहपुर सीकरी में शान फतेहपुर किसको बोला जाता है जरा बताओ, शान फतेहपुर बोला जाता है बच्चे। वहां पर एक जामा मस्जिद है, उसको याद रखोगे, है ना भाई। जामा मस्जिद कई जगह है, ये बात ध्यान रखना, उसमें से एक यहां भी है। तो यहाँ की जो जामा मस्जिद है उसको शान फतेहपुर बोला जाता है। यहाँ पे बुलंद दरवाजा भी है, जो इसने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बनवाया था, 1602 में वो बनवाया है, ठीक है बच्चे। 1602 में वो बनकर पूरा हुआ। लेकिन गुजरात विजय इसने कब कर ली थी, वो तो सर 1573-74 में ही कर ली थी। और इसने बच्चे एक दीन इलाही धर्म भी चलाया था। कौन सा, दीन इलाही धर्म भी चलाया था, ये भी चीज आप ध्यान रखना। और एक कैलेंडर भी चलाया था, इलाही संवत करके, इलाही संवत करके इसने कैलेंडर भी चलाया था, ठीक है भाई। तो ऐसे आप ध्यान रखोगे। निम्नलिखित में से कौन 2 लाइव्स पुस्तक के लेखक है, तो बच्चे कौन हो जाते हैं, विक्रम सेठ इज द राइट आंसर। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलते हैं बच्चे जब बाबर ने आक्रमण किया तब दिल्ली का शासक कौन था, जरा सोचो। तो बच्चे वो कौन था, इब्राहिम लोदी, लोदियों का आखिरी शासक था ये। लोदी वंश दिल्ली पे 1451 से लेकर 1526 तक रहा है, जिसमें से इसकी स्थापना किसने करी थी, बहलोल लोदी ने, और वो 1451 से 1489 तक रहा। उसके बाद कौन बच्चे, सिकंदर लोदी, और सिकंदर लोदी 1489 से 1517 के बीच में रहा। उसके बाद में कौन आया बच्चे, इब्राहिम लोदी गद्दी पे बैठा, और इब्राहिम लोदी 1517 से 1526। और ये पानीपत की पहली वॉर में बाबर के साथ लड़ा था, याद रखोगे, है ना भाई। बाबर से जैसे ही ये लड़ा, इसकी बच्चे युद्ध में मृत्यु हो गई।
पूरा दिल्ली सल्तनत का एकमात्र सुल्तान है जो रणभूमि में मारा गया, ठीक है। और बाबर जीत गया भाई पानीपत का पहला वॉर 500 वो ध्यान रखोगे 1526 में। तो इधर भैया ये इसकी डेथ हो गई। इसका मकबरा इब्राहिम का कहां पर मिल जाएगा आपको? पानीपत में मिल जाएगा आपको, ये भी चीज आप ध्यान रखोगे, पानीपत में मिल जाएगा। क्लियर है? शाबाश। आ जाओ नेक्स्ट। बोलते हैं सांची स्तूप को जनरल हेनरी टेलर द्वारा वर्ष कितने में पुनः खोजा गया था? जरा बताओ क्या लगाओगे बच्चे? ये है सन हेनरी, जानो जनरल हेनरी टेलर, ठीक है। इन्होंने 1818 में इसकी खोज करी है। सांची कहां है बच्चे? सांची एक छोटा सा शहर मिल जाएगा आपको मध्य प्रदेश के रायसेन में। ओके भाई, रायसेन में आपको देखने को मिल जाएगा। और अगर जब भी आप स्तूप का स्ट्रक्चर देखते हो तो कैसे देखते हो बच्चे? ऐसे याद रखोगे कि स्तूप में क्या क्या हिसाब है भाई। अगर हम देखें तो स्तूप में हमें लगता है एक हिसाब, देखो ये जो स्तूप है ना मध्य प्रदेश के सांची में, यहां पर 4 प्रवेश द्वार देखने को मिलेंगे आपको, एंटर गेट देखने को मिलेंगे। ये जो प्रवेश द्वार है ये कुछ ऐसे हैं, इनको बोलते हैं तोरण, ठीक है, ध्यान रखोगे। तो ये जो हो गए प्रवेश द्वार, इनको क्या बोलेंगे? तोरण, ठीक है। और ये जो आप साइड में यहां पर ये हल्की सी दीवार देख रहे हैं, इसको बोला जाता है बच्चे वेदिका। ये भी चीज आप देख रहे हो, वेदिका। इसके अंदर क्या होती है? मेधी होती है। ये होती है बच्चे मेधी। मेधी के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा? अंडाकार शेप देखने को मिलेगी, है ना भाई, अंडाकार शेप। उस अंडाकार शेप के ऊपर मिलेगी आपको हार्मिका, याद रखोगे बच्चे, हार्मिका। हार्मिका के ऊपर आपको मिलेगा क्या बच्चे? छत्र। ये भी चीज आप ध्यान रखोगे, ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। तो ये स्तूप का एक स्ट्रक्चर है, क्लियर है। अच्छा, यहां पर याद रखना चैत्यागिरी विहार महोत्सव मनाया जाता है। वो कब? नवंबर के समय पर हर साल, क्योंकि यहां पर बुद्ध के जो शिष्य हैं उनके अवशेष मिल जाते हैं यहां से, तो वो अवशेष दिखाए जाते हैं हर साल, ठीक है भाई। आ जाओ नेक्स्ट पर। जैसे कि बाल हो गए, दांत हो गए, ऐसी चीजें दिखाई जाती है, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट पर। लिब्रो शब्द का प्रयोग किसमें किया जाता है बच्चे? तो ये वॉलीबॉल में किया जाता है, ठीक है, लिब्रो। अगर हम देखेंगे बच्चे, ये है वॉलीबॉल का कोर्ट, और ये कितने पर आपको देखने को मिलेगा? ये मिलेगा आपको 18-9 पर, यानी 18 मीटर इसकी लंबाई और 9 मीटर इसकी चौड़ाई है, ठीक है, वॉलीबॉल के कोर्ट की, ठीक। अब इसमें जो बीच में आपको नेट लगा हुआ देखने को मिलेगा बच्चे, ये पुरुषों के लिए कितना ऊंचा होता है? ये होता है बच्चे 2.43 मीटर। किसके लिए बच्चे? पुरुषों के लिए। महिलाओं के लिए कितना मिलेगा? 2.24 मीटर मिलेगा। किसके लिए? महिला के लिए। ओके बच्चे। और अगर आप देखोगे इस पे यहां साइड में एंटीना भी मिलेगा, 1.18 मीटर लंबा एंटीना। और बच्चे ये किस रंग का मिलेगा? ये मिलेगा लाल और सफेद रंग का। ये भी आप ध्यान रखोगे, ठीक है भाई, ऐसे भी आप ध्यान रख सकते हैं। आ जाओ नेक्स्ट पर भाई। बोलता है द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो कि कृषि और औद्योगिक विकास पर केंद्रित थी, पर कृषि अर्थशास्त्री के विचारों का गहरा प्रभाव था। भाई दूसरी पंचवर्षीय योजना किसके मॉडल पर आधारित थी? पीसी महालनोबिस मॉडल पर। और इसमें क्या हुआ था बच्चे? तीव्र औद्योगिकरण हुआ था, है ना, तीव्र औद्योगिकरण हुआ है। और बच्चे 4.5 हमारा टारगेट था और 4.27 इसने अचीव किया था। राइट बात है, क्लियर बच्चे। तो हमारा राइट आंसर ये वाले। दूसरी पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली है? 1956 से लेकर 1961 के बीच में चली है, ठीक है भाई। आ जाओ नेक्स्ट पर भाई। बोलता है सौरमंडल के किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है? जरा बताओ क्या लगाओगे बच्चे? अगर हम देखेंगे सौरमंडल के, है ना बच्चे, किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है, तो वो किसको कहा जाता है बच्चे? शुक्र को कहा जाता है। शुक्र बच्चे, शुक्र जो है ये क्या काम करता है? ये सूर्य के चक्कर कितने समय में लगा लेता है? जो शुक्र है ये सूर्य हो गया, इसके चक्कर कितने समय में लगा लेता है? ये लगा लेता है बच्चे 225 दिन में, ठीक है भाई। इसको बोलते हैं परिक्रमण काल, ठीक है भाई, परिक्रमण काल। ओके। और बच्चे घूर्णन काल, यानी कि अपने एक्सिस पर कितने समय में घूम जाता है? 243 दिनों में, है ना। बड़ा स्लो है भाई, है ना, बहुत ढीला आदमी है, बहुत आराम आराम से, है ना, ध्यान रखोगे, घूर्णन करता है अपनी एक्सिस पर। शुक्र को पृथ्वी की बहन बोल देते हैं, इसको भोर का तारा बोल देते हैं, सांझ का तारा इसको बोल देते हैं, समझ गए। तो ऐसे भी आप ध्यान रखोगे। और ये कैसे घूमता है बच्चे? क्लॉकवाइज। ये भी चीज आप ध्यान रखना, क्लॉकवाइज घूमता है। ये और अरुण, ये दोनों ग्रह, शुक्र और अरुण दोनों ग्रह ही कैसे घूमते हैं बच्चे? क्लॉकवाइज घूमते हैं। बाकी सारे हमारे ग्रह एंटी क्लॉकवाइज, हमारी पृथ्वी भी एंटी क्लॉकवाइज घूमती है। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत आपको कितना लगता है बच्चे? वो कितनी है? 31.16%। और जो ग्रामीण जनसंख्या है वो उसका प्रतिशत कितना है?
वो मिलेगा 68.84%। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये वाले बच्चे। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा यहां तक, डन। अच्छा, अगर जैसे मैं आपसे कहने लगूं भाई सबसे ज्यादा शहरी प्रतिशत जनसंख्या किस राज्य में है प्रतिशत में, तो बच्चे वो मिलेगी गोवा में। कितनी मिलेगी, 63%। सबसे ज्यादा ग्रामीण प्रतिशत पॉपुलेशन कहां है बच्चे, ग्रामीण प्रतिशत, तो ये आपको मिलेगी हिमाचल में। वो कितनी मिलेगी बच्चे, हिमाचल में मिलेगी आपको 89.9%। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। अच्छा, अगर मैं आपसे बोलूं सबसे कम ग्रामीण प्रतिशत, कम, जब शहरी ज्यादा है गोवा में तो बची कुची ऑलमोस्ट 37% वहां पर क्या हो गई, ग्रामीण, है ना भाई। अगर मैं आपसे यहां पे पूछूं सबसे कम शहरी जनसंख्या बताओ प्रतिशत में, तो आप लगाओगे हिमाचल प्रदेश में बची हुई 10.1%। ठीक है, बस ऐसे आप लगा सकते हैं, बची हुई शहरी हो गई भाई। ठीक है भाई, तो हमारा राइट आंसर ये बोलता है विचित्र वीणा बच्चे में अलग अलग लंबाई के लगभग कितने अनुकंपी तार होते हैं जो मुख्य तारों के समांतर व नीचे रहते हैं, जरा बताओ। तो हमारा राइट आंसर बच्चे इसमें होते हैं 12। याद रखोगे, विचित्र वीणा में कितने होते हैं बच्चे, 12 इज द राइट आंसर। आ जाओ नेक्स्ट पर। भारत के नेपोलियन समुद्रगुप्त को किस नाम से भी जाना जाता है बच्चे। अगर हम गुप्त काल की बात देखें तो गुप्त काल की नींव श्री गुप्त ने रखी थी, राइट बात है। इसके पास महाराज की उपाधि थी। महाराज की उपाधि उस समय उसी के पास होती थी जो किसी ना किसी का सामंत रहा हो, तो ये किसी ना किसी का सामंत रहा था भाई। और इसके बाद जो आता है बच्चे वो आता है घटोत्कच, है ना भाई, ध्यान रखो, घटोत्कच, है ना। देखो जो मध्य प्रदेश में है ना स्कंदगुप्त का सूपिया का अभिलेख है, उसमें यह बताया कि गुप्त काल घटोत्कच से ही शुरू होता है। ये भी चीज आप ध्यान रखना, ठीक है भाई। उसके बाद कौन आया बच्चे, चंद्रगुप्त फर्स्ट आया, चंद्रगुप्त फर्स्ट आया। उसके बाद कौन आया बच्चे, समुद्रगुप्त आया। तो ये समुद्रगुप्त की ही बात कर रहे हैं हम। तो हमारा राइट आंसर क्या है, इसको पृथ्वी या प्रथम वीर भी बोला जाता है। और नेपोलियन जो बोला था इसको विंसेंट स्मिथ ने बोला है, ये भी ध्यान रखोगे, ठीक है। इसने 6 प्रकार की बच्चे मुद्राएं चलवाई थी। कितनी, 6 प्रकार की मुद्राएं। इसका दरबारी कवि कौन था, हरिसेन था, ये भी आप ध्यान रखोगे। हरिसेन कौन था इसका दरबारी कवि। और बच्चे इनकी भाषा क्या हुआ करती थी, संस्कृत भाषा हुआ करती थी। किसके उपासक हुआ करते थे, विष्णु जी के हुआ करते थे। सोने के सिक्के को क्या कहा जाता था, दीनार कहा जाता था। 144 ग्रेन का होता था, 144 ग्रेन का, ये भी आप ध्यान रखोगे, ठीक है भाई, क्लियर है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये वाले बच्चे, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। अच्छा, यहां तक तो बात ठीक है। ये टैक्स कितना लेते थे बच्चे, ये लेते थे भाग के रूप में उपज का 1/6। ये भी चीज आप ध्यान रखोगे, ठीक है भाई। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलते हैं बच्चे एस्कॉर्बिक अम्ल अत्यधिक मात्रा में किस में पाया जाता है, जरा बताओ बच्चे। एस्कॉर्बिक अम्ल आपको मिलेगा बच्चे पालक में, ये बात ध्यान रखना, ओके। और ये आपको पालक के साथ साथ ब्रोकली में भी देखने को मिल जाएगा, गोभी में भी देखने को मिल जाएगा, ठीक है भाई, गोभी में भी। और बच्चे संतरे में सीट्रिक अम्ल आपको देखने को मिलेगा, सीट्रिक अम्ल। सिरके में आपको एसिटिक अम्ल देखने को मिलेगा, एसिटिक अम्ल। दूध में आपको लैक्टिक अम्ल देखने को मिलेगा, ओके बच्चे। दूध दही में आपको लैक्टिक अम्ल देखने को मिलेगा। बोलते हैं भारत में वसंत, ग्रीष्म और वर्षा, जरा बताइए ये किसके नाम है। तो बच्चे ये आपको क्या लगेंगे, पारंपरिक ऋतुओं के नाम लगते हैं। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चे, ये पारंपरिक ऋतु है वसंत, ग्रीष्म और वर्षा। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलते हैं बच्चे वह प्रथम शासक कौन था जिसने शिलालेखों के माध्यम से अपने संदेश जनता तक पहुंचाने का प्रयास किया। वो कौन था बच्चे, सम्राट अशोक ही तो था वो, ठीक है भाई। सम्राट अशोक जो 269 बीसी में गद्दी पे बैठा था, 0 से 269 साल पहले गद्दी पर बैठा था। और किसका पोता था, ये था चंद्रगुप्त मौर्य का पोता, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये वाले बच्चे, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। अच्छा, यहां पर तो बात ठीक है। इसके बेटे का नाम क्या था, महेंद्र, और बेटी का नाम क्या था, संघमित्रा। दोनों को कहां भेजा, श्रीलंका। किस लिए, बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर ये वाले बच्चे, बिल्कुल ठीक। बच्चे मौर्य साम्राज्य की राजधानी कौन सी हुआ करती थी, पाटलिपुत्र हुआ करती थी। इसके समय पर कितने राज्य थे, चक्र बोलते थे राज्यों को अशोक के समय पर, या फिर मौर्य साम्राज्य में चक्र। चक्र कितने थे, 5 थे। कौन कौन से थे, एक था बच्चे कलिंग, एक था बच्चे स्वर्णगिरी, एक था उज्जैन, एक था तक्षशिला, एक पाटलिपुत्र, ठीक है भाई। सबसे उत्तर में कौन सा है, तक्षशिला। सबसे पश्चिम में उज्जैन, सबसे दक्षिण में स्वर्णगिरी, और सबसे पूर्व में कलिंग। ऐसे आप ध्यान रखोगे। बोलता है निम्नलिखित में से किस शहर में ब्रिटिश भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय स्थापित किया गया था। तो बच्चे अडियार में किया गया था, अडियार। देखो कैसे, ये जो आपको थियोसॉफिकल सोसाइटी लगती है ना,
असली में ये बनी कहां थी? ये बनी थी सर जी अमेरिका के अंदर, समझ गए? अमेरिका के न्यूयॉर्क में ये बनी थी। कब बनी थी भाई? ये बनी थी 1875 में। किसने इसकी स्थापना करी है? मैडम ब्लावास्की, याद रखोगे, मैडम ब्लावास्की और हेनरी ऑलकट ने करी थी। हेनरी ऑलकट ने, ये भी चीज आप ध्यान रखोगे, इन्होंने करी है। क्लियर हो जाएगा? और ये कब करी है? 1875 में, और इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में था। भारत में बच्चे 1882 में इसकी स्थापना हुई और ये अडयार में हुई। और ये किसने करी अडयार में, जरा बताओ? तो बच्चे ये एनी बेसेंट ने करी थी। किसने बच्चे? एनी बेसेंट जी ने। ऐसे भी आप ध्यान रखोगे। बोलते विटामिन डी की कमी से बच्चे वो हो जाता है रिकेट्स, याद रखोगे, और ऑस्टियोमलेशिया। ओके, विटामिन डी की कमी से क्या हो जाता है? सूखा रोग हो जाता है बच्चों में। ये भी चीज आप ध्यान रखोगे, रिकेट्स हो जाता है। और ये किस में हो जाता है? बच्चों में हो जाता है। हमेशा ध्यान रखना, विटामिन जो बी और सी होते हैं बच्चे, ये जल में घुलते हैं। ओके, और जो विटामिन ए डी ई के हैं ये वसा में घुलते हैं। ठीक है भाई, वसा में घुलते। अगर हम देखें बच्चे, इसमें से विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में कितने आते हैं? 8 आते हैं। और विटामिन ए सी डी ई के ये कितने हो गए? 5। तो टोटल कितने हो गए? 13 हमारे पास विटामिन हो गए। क्लियर है बच्चे? ऐसे भी आप ध्यान रखोगे, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। चलो भाई, जैसे मैं आपसे बोलूं विटामिन बी1 क्या है बच्चे? ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा थायमीन। इसकी कमी से क्या हो जाएगा बच्चे? बेरी बेरी रोग हो जाएगा। ये बात ध्यान रखना। विटामिन बी3 क्या है बच्चे? नियासिन, है ना। इसकी कमी से क्या हो जाता है बच्चे? पेलाग्रा रोग हो जाता है। ये भी ध्यान रखोगे। विटामिन बी5 क्या है बच्चे? ये है पेंटाथोनिक अम्ल। ये भी चीज आप ध्यान रखोगे, पेंटाथोनिक अम्ल इसको बोलते हैं बच्चे। विटामिन बी9 क्या है? फॉलिक अम्ल है। ये भी आप ध्यान रखोगे, फॉलिक अम्ल। ऐसे भी आप ध्यान रख सकते हैं। विटामिन सी क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड है। उसकी कमी से क्या हो जाता है? मसूड़ों में खून आने लगता है। ओके बच्चे, आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलते हैं राष्ट्रीय विस्तार योजना आरंभ में वर्षों की अवधि के लिए शुरू की गई थी। राष्ट्रीय विस्तार योजना, देखो जैसे हमारे पंचवर्षीय योजना होती है ना बच्चे, ऐसी एक राष्ट्रीय विस्तार योजना थी जिससे भारत का विकास हो सके। और तो ये बच्चे अक्टूबर 1953 में शुरू की गई थी। ये बात ध्यान रखना, ठीक है भाई। और ये बच्चे शुरू में 3 वर्ष की अवधि के लिए शुरू की गई थी। 3 वर्ष की अवधि के लिए। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये वाले बच्चे बिल्कुल ठीक है। ओके भाई, क्लियर है? शुरू में ये 3 वर्ष की अवधि के लिए शुरू की गई। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति द्वारा शपथ के प्रतिज्ञापन की बात करता है? हमारे 60 में आती है शपथ बच्चे, और 61 में आता है हमारा महाभियोग, यानी कि उसे हटाने की प्रक्रिया। हमारा राष्ट्रपति का आर्टिकल 52 में सबसे पहले यह बताया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। भारत का एक क्या होगा बच्चे? राष्ट्रपति होगा। ये भी चीज आप ध्यान रखना, ठीक है भाई। क्लियर हो जाएगा? ऐसे भी आप ध्यान रख सकते हैं। ओके बच्चे, आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है आधुनिक ओलंपिक खेलों की अवधि। बच्चे आधुनिक ओलंपिक खेल 1896 में शुरू हुए, और ये ग्रीस के एथेंस से शुरू हुए हैं। ग्रीस के एथेंस से, और 1896 में तो हो गए। और अगर आप देखोगे 1900 में हुए ये बच्चे फ्रांस के पेरिस में। और यहीं से क्या होना हो गया शुरू बच्चे? ये हो गया शुरू, यहां से महिलाओं का भाग लेना ओलंपिक में शुरू हो गया था। ये बात ध्यान रखना, ठीक है भाई। पुरुषों के साथ साथ महिलाओं ने भी हिस्सा लिया 1900 में। अब बच्चे आधुनिक ओलंपिक खेल होते कितने? 16 दिन। अभी अगर आप देखोगे 1924 में भी कहां हुए थे? फ्रांस के पेरिस में भी। 2024 में कहां हुए? फ्रांस के पेरिस में। तो ये जो 2024 में हुए हैं, ये कब से शुरू हुए थे बच्चे? 26 जुलाई से लेकर 11 अगस्त के बीच में हुए हैं, ठीक है भाई। क्लियर हो जाएगा? 11 अगस्त के बीच में। और बच्चे इसमें टॉप पर कौन रहा है? 40, 44, 42, टोटल 126 पदक लाके ये गोल्ड